रहीम वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन या फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन से कोई मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डिटेल या कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जल्द से जल्द मदद कर सकूँ। तो नाज़रीन, कॉल लेने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करता चलूँ जो कि ख़ास तौर पे रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई हैं या चेंजेस आई हैं, वो अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ पे भी आ रहा है और यूकेबी की वेबसाइट पे भी है। इसी तरीके से जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपडेट किया है कि काफ़ी सारे जो लोग स्पेशल जो कि टीयर 4 स्टूडेंट पे हैं, अगर वो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं या कुछ उसके बाद फर्दर लीव अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने अगर कोई ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है, इंग्लिश सर्टिफिकेट जिस पर रिलाई किया, कुछ जो सर्टिफिकेट बॉडीज़ हैं उनके सर्टिफिकेट को वो अब यूकेबीए वाले फर्दर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरी तमाम व्यूवर्स के कॉलर से, अपने क्लाइंट से ये एडवाइस होगी कि अगर कोई शख्स अपनी फर्दर लीव टू रिमेन या कोई फर्दर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा है और वो कोई रिलाई कर रहा है किसी भी इंग्लिश सर्टिफिकेट से, तो मेक श्योर कर ले कि क्या उसकी जो रेगुलेटर बॉडी है या जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया था, क्या उनको आज के दिन यूकेबीए या होम ऑफिस एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। काफ़ी सारे ये इश्यूज आजकल हैं। तो मेक श्योर करें कि जो भी शख्स वो किसी भी कैपेसिटी में अगर कोई भी लीव यहाँ पे अप्लाई करता है, वो बेशक टीयर 4 स्टूडेंट हो या वो टीयर 1 बिजनेस वीज़ा हो या टीयर 2 वर्क वीज़ा हो या किसी भी कैपेसिटी में, तो मेक श्योर कर लो कि जो उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट किया है, क्या उनको होम ऑफिस अभी तक एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नाज़रीन, बिला वक्त जाके बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? अल्लाह में का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत। अच्छा सर, मैंने एक सिर्फ क्वेश्चन पूछना था सर कि मैंने असाइलम किया हुआ था फैमिली के साथ। ठीक। तो 3 बच्चे भी हैं मेरे। तो असाइलम रिफ्यूज हो गया था, तो फिर फ्रेश सबमिशन की तो उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने परमिशन टू वर्क अप्लाई किया, वो भी उन्होंने दे दिया। तो मेरे सोलिसिटर ने 3 लेटर उनको लिखे थे, इनका आगे क्या करना है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एमपीए से रब्ता किया तो एमपीए ने उनको ईमेल की तो उन्होंने जवाब दिया कि हमसे ये डिले हो गया है, तो हम इसके लिए सॉरी हैं और हम विद इन नेक्स्ट 6 मंथ इसका डिसीजन करेंगे एप्लीकेशन का। ठीक। तो एनीवे मैंने ये पूछना था कि अभी उन्होंने 6 महीने का और टाइम मांगा है, तो क्या इस केस में क्या हो सकता है? प्लीज जरा इसका थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल देना। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप लोगों ने असाइलम क्लेम किया, इंटरव्यू हो गया, डिटेल्स इंटरव्यू हो गया। अब जो मैटर है वो होम ऑफिस के पास पेंडिंग है। अब होता ये है कि जब आप अपना असाइलम क्लेम करते हो तो फिर उनको पास एक आपको जो केस वर्कर है वो एलोकेट हो जाता है। अब आपका केस वर्कर तमाम जो आपने क्लेम किए या जो आपने एविडेंस दी या जिस पे आप रिलाई करना चाहते हो, कि आप कहते हो कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी बेस पे मेरा क्लेम कंसिडर किया जाए, या इन रीज़न की वजह से मेरे कंट्री में मुझे फियर है कि मेरी लाइफ सेफ़ नहीं है या मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपने उनको कही हैं या उनको डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, ये तमाम चीज़ें अब वो वेरीफाई करते हैं। अब केस वर्कर उसको काम कर रहा होगा, शायद वो किसी और फाइलों पे बिजी हो, इससे डिले हो गया, वरना नॉर्मली 6 मंथ में डिसीजन आ जाता है, 4 to 6 मंथ में। लेकिन आपका साल से ज़्यादा था। लॉ ये कहता है कि अगर किसी का असाइलम का केस पेंडिंग हो और 1 साल तक डिसीजन ना दें तो वो आप काम की परमिशन मांग सकता है, उसको काम करने की इजाज़त मिल सकती है। सेम आपके केस में हुआ, आपने अप्लाई किया, परमिशन मिल गई। अब क्योंकि शायद उनके पास बैकलॉग हो या जो केस वर्कर है वो किसी रीज़न से डिले कर रहा हो या फर्दर वो चेक्स कर रहा होगा कि आपने जो क्लेम किया या जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो उस पर मैच कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होगा। आप वेट करें, विद इन 6 मंथ आपके केस में डिसीजन आ जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मैंने अडॉप्शन के बारे में पता करना है। मैं अपनी सिस्टर की बेटी को पाकिस्तान से लेके आना चाहती हूँ, तो यहाँ परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मतलब डिपार्टमेंट पेंशन, वर्क ऑफ पेंशन, वहाँ आपको रजिस्टर बच्ची का नाम करवाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आपको जाना पड़ेगा। मैं उस बच्ची के साथ 7 महीने रह के आई हूँ, तो अभी मैं क्या मेरे हस्बैंड का भी साथ रहना उस बच्ची के जरूरी है? कितना अर्सा पाकिस्तान में उसके साथ रह के वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकती हूँ? और यहाँ जाने से पहले पाकिस्तान को परमिशन लेनी पड़ेगी और कहाँ से लेनी पड़ेगी? प्लीज काइंडली वो डिटेल से बता दें। आपके बच्चे हैं कोई जी? आपके अपने बच्चे हैं कोई? नहीं, मेरे अपने बच्चे कोई नहीं है। शादी कब हुई आपकी जी? 10 साल हो गए हैं। ठीक मैडम, आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन दो चीज़ें इसमें टेक्निकल्स हैं। शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ ब्रीफ बता दूं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस होगी कि इस मैटर में आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं जिसको फैमिली लॉ के बारे में और इमिग्रेशन लॉ के दोनों के बारे में पता हो, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस मिल सके। लेकिन इसमें जर्नल जो है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो सबसे इसमें दो प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर तो ये कहता है कि आप बच्चे के साथ अपने 12 मंथ गुजारें और उसके बाद उनका वीज़ा अप्लाई करें और उसको वहाँ पे गार्डियनशिप लें। एक प्रोसीजर तो ये कहता है। सेकंड ये कहता है कि यहाँ से आपने पहले अप्लाई करना है सोशल सर्विसेज को। वो आपका इंटरव्यू करेंगे, आपके हस्बैंड का इंटरव्यू करेंगे, आपके जो घर के सर्कमस्टांस हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने अगर पाकिस्तान में जाके अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ जो चेक करते हैं वो ये है कि क्या आप एज ए मदर सूटेबल हो कि बच्चे के लुक आफ्टर कर सकती हो। सेकंड, क्या आपका हस्बैंड इस पोजीशन में है कि वो इसको सस्टेन कर सकता है या इसको एक्सेप्ट कर सकता है कि आपके घर में एक बच्चा आए और आप दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे के लिए सूटेबल पेरेंट्स हो सकते हैं। जो सबसे बेसिक इसका मकसद है वो आप दोनों को असेस करना है, ना कि ये कि बच्चा के यहाँ क्या होगा कि वो उनकी जो लॉ के मुताबिक बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि माँ बाप से बच्चा लेके किसी को दे दिया जाए और जिनको दिया जाए वो बच्चे की प्रॉपर अप ब्रिंगिंग ना कर सकते हों। वो आपका नॉर्मली जो मेरे ख्याल में है, जो रिसेंटली हमारे एक और क्लाइंट के लिए भी हमने ये किया था प्रोसीजर, तो उनके वो उन्होंने मेरे ख्याल से 4 आपके इंटरव्यू होंगे, 4 आपके हस्बैंड के होंगे, आपके जॉइंट होंगे, सेपरेट होंगे। ये बिटवीन 8 to 12 इंटरव्यू या सेशन आपकी मीटिंग होगी विद द सोशल वर्कर। अब अगर सोशल वर्कर ये मुतमिन हो जाते हैं कि यस आप एक सूटेबल माँ हो सकती हो, आपका हस्बैंड एक सूटेबल फादर हो सकता है, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, तब जाके आप अपने बच्चे के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसलिए दो ये मैटर्स हैं, 2 फेसेस में से गुजरना होगा। फर्स्ट फैमिली मैटर है कि आप सूटेबल हैं, और उसके बाद उसका इमिग्रेशन मैटर आएगा कि उसके आने के बाद आपके पास अकोमोडेशन है, आपके फाइनेंस हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास सेविंग है। ये सेकंड स्टेप होगा। इसलिए मेक श्योर करेंगे किसी सोलिसिटर को मिले ताकि आपको एक डिटेल्स एडवाइस मिल सके और आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमेशा आप इमीडिएट फैमिली से अगर बच्चा अडॉप्ट करते हैं, इसमें थोड़ी सी जो केस वर्कर्स हैं या सोशल सर्विसेज वाले हैं, इनके काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं। अगर आप किसी आम या किसी थर्ड पार्टी से या किसी और बंदे से बच्चा अडॉप्ट करते हो तो उनके लिए ज़्यादा और फास्ट ट्रैक होता है और इजी होता है। लेकिन अगर इमीडिएट फैमिली में कुछ थोड़ा सा उनका कंसर्न कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना होंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरी ना शादी हुई है, मैं स्टूडेंट था यहाँ पे, मुझे काम की इजाज़त नहीं थी। मेरी मिसेज ब्रिटिश है, ठीक, वो सिविल सर्वेंट है। उनकी पहले इनकम थी, वो मंथली बनता था बिफोर टैक्स 1372 पाउंड्स, जो पर ईयर का बनता है अराउंड 16,000 समथिंग। ठीक, तो उन्होंने एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिया है और इस जून की जो पे स्लिप आएगी वो बनेगी 1586 बिफोर टैक्स पर मंथ, और जो बनता है साल का 19,000 समथिंग है। ठीक। तो मुझे कंफ्यूजन ये है कि वो 18,600 पूरा करने के लिए क्या मुझे पिछली स्लिपें और नई स्लिपें भी लगानी पड़ेगी, या मुझे फिर नई स्लिपें 6 मंथ की लेके अप्लाई करना पड़ेगा? अगर ऐसा करना पड़ेगा तो मुझे एम्प्लॉयर से कोई कंफर्मेशन लेटर भी चाहिए कि इसकी मतलब पे बढ़ गई है, जो कि स्लिप पे भी मेंशन है। ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये कि एज का कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं, क्योंकि वो मुझसे अबाउट 9-10 ईयर बड़ी हैं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए रूल्स ये कहता है कि आपने इनकम प्रूव करनी है कि आपने जिस दिन अप्लाई किया उससे 12 महीने की जो आपकी इनकम है वो 18,600 पाउंड है। लेकिन अगर आप सेम एम्प्लॉय के साथ काम करते हो तो आपने अगर लास्ट 6 मंथ में 9,300 पाउंड जो ग्रॉस है बिफोर द टैक्स अगर आपने अर्न किया तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन आपके केस में क्योंकि आपकी मिसेज एक काम पहले कर रही थी और जो सेकंड जॉब है एडिशन जॉब है या उन्होंने ओवर जॉब शुरू की है वो अभी इस मंथ से शुरू की है, तो अनफॉर्चुनेटली आप अभी अपना केस अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 2 जॉब या सेकेंडरी जॉब या एडिशनल जॉब अब शुरू करते हो तो उसको भी आपको 6 मंथ तक कैरी ऑन करना पड़ेगा और 6 मंथ की वेज स्लिप्स, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एंड द प्रूफ ऑफ इनकम दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेट करती हैं और ये प्रूफ है कि आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ में इतने पैसे कमाए हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपकी एज का डिफरेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ फार एज आपका आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की है, इसलिए एज फैक्टर में कोई इशू नहीं है। जो इनकम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको कंसर्न करना होगा कि अगर आपकी मिसेज ने एडिशनल जॉब या उन्होंने सेकंड जॉब अभी स्टार्ट की है तो आपको 6 मंथ तक वेट करने के बाद जब आपकी 6 आपके पास पे स्लिपें हो जाएं और वो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं तब आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अनटिल की कोई और रूल्स चेंज ना हो जाए, अगर शायद लगता है कि रूल चेंज हो जाए तो शायद आप जल्दी अप्लाई कर सकें, वरना अगर आज के रूल के मुताबिक आपको वेट करें फिर अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब, मैंने ना पूछना था, मेरा केस लगा हुआ था 14 ईयर का, तो उसमें मेरे को रिफ्यूज कर दिया था पहले उन्होंने, फिर कोर्ट में जाकर मेरी अपील जो सी विन हो गई थी। ठीक। तो उसके बाद अभी 3 महीने हो गए हैं, कोई उनका जवाब नहीं आया है कोर्ट से या होम ऑफिस से। ठीक। तो इस मसले में कितना टाइम लगता है? आपकी अपील विन होगी और दोबारा किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया आपके साथ? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक। नॉर्मली 2 से 3 माह के अंदर अंदर कोई ना कोई लेटर आ जाता है होम ऑफिस की वजह, होम ऑफिस की तरफ से कि आपका जो पासपोर्ट है या आपका वीज़ा अपील अलाउ हो गई थी, आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें ताकि हम आपको वीज़ा इंडोर्स कर दें, या वो कहते हैं कि अपने फ़ोटो भेजें, फ्रेश पिक्चर भेजें ताकि हम आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें। आप वेट करें। नॉर्मली 3-4 माह लगते हैं, लेकिन अगर अभी आपको लेटर नहीं आया आप उनको लेटर लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर एक लेटर लिखें उसमें जो आपकी अपील अलाउ हुई थी उसकी कॉपी साथ लगा दें कि मेरा केस रिफ्यूज़ हुआ था, फिर कोर्ट में अपील अलाउ हो गई, ये मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो साथ अटैच कर रहा हूँ, सो प्लीज़ इंडोर्स द वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल, तो बिल्कुल वो आपके केस को कंसिडर कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज सर। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली हमें फैमिली के साथ 7 साल हो गए थे, उसके बाद हम स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट था बेसिकली। हमने फिर ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन डाली थी जो कि लास्ट वीक में सक्सेसफुल होके वीज़ा लग के आ गया था। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो वो हमने टाइम के दरमियान भी वैलिड वीज़े में ही अप्लाई कर दिया था ह्यूमन राइट का केस, और हमें फिर अपील राइट भी मिल गया था। अब मीनवाइल जो था ना, लास्ट 1 ईयर में हमारी कॉलेज जो थी वो बंद हो गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा ये वीज़ा कर्टेल तो नहीं हुआ होगा? एक अगर हुआ होता तो फिर हमें अपील राइट नहीं देते, लेकिन कोई ऐसा है सुना है जो 10-20 पाउंड दे के कोई होम ऑफिस से इंसान अपनी फाइल मंगा सकता है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, तो वो क्या तरीकाकार है ताकि मैं चेक करूं कि वो जो लास्ट 1 ईयर में कॉलेज बंद थी उसमें हमें कहीं उन्होंने कर्टेल तो नहीं किया? शायद जो हमें अपील राइट दिया उससे लगता है कि हम ऑन टाइम ही थे, तो प्लीज आप बताइएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे सुने, अपना फोन बंद कर लें, आप टीवी पे ना आंसर सुने। पहली बात तो ये है कि जब आपने 7 साल रहते हुए बच्चों की बेस पे अप्लाई किया तो आपकी बेशक वो लीव कर्टेल हो गई या नहीं हो गई, अब आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग थी, और जब आपने अप्लाई किया उसके पास आपके पास वैलिड लीव थी, वीज़ा था, तो जब भी अगर वो रिफ्यूज़ करते थे ऑटोमेटिक आपको राइट अपील मिलना था, इसलिए आपको राइट अपील मिल गया, आपने कोर्ट में जाके फाइट किया। अब सवाल ये है कि क्या जो आपका मेन कंसर्न है, क्या आप 10 साल के बाद क्वालिफाइड करते हो
कि आपको यहाँ पे इंडेफिनिट दिया जाए या आपको नए रूट के मुताबिक 10 साल गुजारने होंगे। दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो लॉ है बड़ा ग्रे एरिया है, इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट कोई क्लियर चीज़ नहीं है, लेकिन लॉ में मोर लाइकली इमिग्रेशन जितने भी डिसीजन आ रहे हैं वो इस लाइन पे जा रहे हैं कि अगर आपको इन्होंने अंडर द इमिग्रेशन रूल्स से हट के आपने, क्योंकि ये अब आप जा रहे हो अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की है, क्योंकि आपने FLRO किया, आपने जो इमिग्रेशन रूल्स की रूट था उसको छोड़ते हुए एक नए रूट के मुताबिक आपने अप्लाई किया, तो अब आपको 3 एक्सटेंशन लेना होगी और 10 साल के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे कि आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन आप अप्लाई करें। जो आपका सवाल था कि आप बिल्कुल आप 10 पाउंड का चेक लगा के UKBA को लेटर लिखते हैं, साथ अपने प्रूफ देते हैं, फ़ोटो ID भेजते हैं कि मेरा ये डिटेल्स है, मैं अपने कॉपी ऑफ माई जो इमिग्रेशन फ़ाइल है उसकी मुझे कॉपी चाहिए, तो वो आपको तमाम जो भी आपका हिस्ट्री होती है वो आपको मिल सकती है। आप UKBA की वेबसाइट पे जाएं, आपको बिल्कुल तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई, मैं वॉलसोल से बोल रही हूँ। मैं स्पाउस वीजा पे हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई होने वाली हूँ मार्च 2015 के अंदर, और मेरे हस्बैंड जो है वो वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी जो है वीकली जो आवर्स बनते हैं वो 30 आवर्स बनते हैं, यानी 30 कलाक होता है। तो वो वर्किंग टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो क्या मेरी एप्लीकेशन इनडेफिनेट की एप्लीकेशन के ऊपर इसकी कोई असर पड़ेगी? मुझे तफसील से जवाब देना, जज़ाकल्लाह। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मोहतरमा। जो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स UK में जब आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो उनका स्पॉन्सर है, जैसे आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने ये कहा था, एफिडेविट दिया था, अंडरटेकिंग दी थी कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरे पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास सफिशिएंट सेविंग है, मैं विदाउट रिकोर्स पब्लिक फंड मैं अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं गवर्नमेंट से बेनिफिट लिए हुए बगैर हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, हम अपने आप पे बोझ नहीं बनेंगे। और लॉ भी ये कहता है कि जो लोग लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर हों वो किसी किस्म के गवर्नमेंट के बेनिफिट के इंटाइटल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा हो तो चाइल्ड बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा टैक्स क्रेडिट या लो इनकम या किसी और किस्म का जो भी आपका जो बेनिफिट होगा वो अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक फंड कंसिडर होगा। इसलिए अगर आपके मार्च में क्वालिफाइड करते हैं, 5-6 मंथ हैं, मेरी आपको एडवाइस है भाई किसी भी जो भी आपके हालात हैं कोशिश करें कि किसी भी किस्म के स्टेट के बेनिफिट के बगैर अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट करें, ताकि जब आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें तो उस पर सीधे कॉलम्स होते हैं, उस पर कुछ हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। स्टेट में यस एंड नो कहना होगा। दे विल आस्क द क्वेश्चन डू यू क्लेम एनी बेनिफिट। आप अगर ले रहे हैं तो आपने यस करना है, अगर नहीं ले रहे तो नो करना है। अगर आप ले रहे हैं नो करते हैं डिसेप्शन है, अगर आप ले रहे हैं यस करते हैं तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन पे उसका अफेक्ट हो सकता है। हाँ, चाइल्ड बेनिफिट है, बिल्कुल ले रहे हैं यस करें, 3rd नंबर पे आता है चाइल्ड बेनिफिट, टिक में बिल्कुल लिख दें, उस पर आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर किसी किस्म का भी बेनिफिट लिया जाएगा तो उसका कोई भी असर हो सकता है। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड अपने आप को मेंटेन करें जब तक आपके पास इंडेफिनिट या ब्रिटिश सिटीजनशिप ना आ जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, मैंने पूछना था कि मैं इधर शादी करके आई थी तो वो मेरी शादी कंप्लीट नहीं इधर हुई, तो फिर मैंने सेकंड मैरिज की है, तो अब मुझे उन्होंने डेफिनेटली दी है 2.5 ईयर की, तो डेफिनेटली कहते थे 10 साल के बाद दूंगे। तो मेरी एक बच्ची भी है और मेरा मियाँ जो है वो 30 आवर काम करता है, तो क्या मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अप्लाई कर सकती हूँ यानी मेरे हस्बैंड के बेस पर? क्योंकि मैं तो अभी उन्होंने बोला कि तुम काम कर सकती हो मगर कोई बेनिफिट नहीं ले सकती हो, तो क्या बेनिफिट मेरा हस्बैंड अप्लाई कर सकता है वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए या नहीं? ठीक,
बिल्कुल ठीक, जो उन्होंने लेटर में लिखा वही मेरा आंसर, क्योंकि ये जो रूट बनाया गया इसलिए बनाया था कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट क्लेम ना करें। जो लोग भी लिमिटेड लीव पे होंगे उनके लिए बेनिफिट अलाउ नहीं है, सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा किसी और किस्म का बेनिफिट लोगे तो आपकी एक्सटेंशन पे मसला बन सकता है, इसलिए विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड अपने आप को मेंटेन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं लंदन से सज्जाद बात कर रहा हूँ। जी सज्जाद। मेरा एक आसान सा सवाल है। मैं वर्क परमिट पे था, टायर 2 वर्क परमिट, ठीक, और मेरी वाइफ जो है वो मेरी डिपेंडेंट थी। ठीक, अभी कुछ 10 दिन पहले मैंने विंडो पे जाके अपना इंडेफिनेट करवा लिया। ठीक। तो अब मसला ये है कि अब मैं वाइफ का अप्लाई करना चाहता हूँ बाय पोस्ट, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 हैं, सेट ओ और सेट एम। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म मैं यूज़ करूँगा? आपकी मिसेस कब ज्वाइन की थी आपकी मिसेस ने आपको? वो तकरीबन 4 साल से वो मेरे साथ हैं। ठीक, आपने साथ क्यों नहीं अप्लाई किया उसका? और पैसे बचाने के लिए मैं डायरेक्ट विंडो पे गया था, तो मतलब मैंने प्रीमियम सर्विस में जो है वो मैंने इंडेफिनेट करवा लिया। तो अब इनका बाय पोस्ट मैं भेजना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। साथ अप्लाई करते डिफरेंट होता है, लेकिन आज आप क्योंकि उन्होंने 4 साल गुजारे हैं, 5 साल पूरे नहीं किए। जो बंदा भी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन करता है उसके कोई क्राइटेरिया होता है, इसलिए आपकी मिसेज क्योंकि अब उन्होंने 4 साल यहाँ पे गुजारे, अगर तो वो इंडेफिनेटली अप्लाई करेंगी तो उनको सेट एम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्योंकि अब उनके लिए रूट छोड़ा नहीं है, अगर तो साथ अप्लाई होता तो शायद चांस था कि उनको वीज़ा मिलता, लेकिन क्योंकि अब आप उनको डायरेक्ट किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी बेस पे इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सकती। ना तो वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का उसके पास स्पाउस वीज़ा है, ना उन्होंने यहाँ पे 5 साल गुजारे हैं, इसलिए अब उनको FLRM अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा तो क्योंकि पुराने रूट में आई हैं तो फिर उसके बाद वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इसमें और कोई एडवाइस लें, मेरी आपको एडवाइस होगी कि गो टू द सोलिसिटर, उसको डिस्कस करें ताकि आपको एक प्रॉपर एडवाइस मिल सके। इसमें थोड़े से रिस्क होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टेट एप्लीकेशन करें तो मुझे लगता है कि शायद इतनी सिक्योर एप्लीकेशन नहीं होगी फॉर द इंडेफिनेट। सो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली इसे डिस्कस कर लें ताकि आपकी एप्लीकेशन और फीस ज़ाया ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी फरमाइए भाई। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक। एंड उसके लिए मैं ILR इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक। मगर मेरी वाइफ का मैं कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा है कि ILR उसने कब ज्वाइन किया आपको? आपकी मिसेज ने कब ज्वाइन किया था भाई? मेरी मिसेज मेरे साथ ही पहले स्टूडेंट आए थे इंडिया से ही, तो उनको मेरे साथ मगर डिपेंडेंट कर लिया था उन्होंने 3-3.5 साल पहले। अभी 3 साल से मेरे ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक। और उसको यूके में आए हुए कितनी देर होगी आपकी मिसेज को? उसको तो 3 साल हो चुके हैं। सवाल यह है कि उसको यूके में रहते हुए कितनी देर हो गई है? उसको यूके में रहते हुए 7 साल हो चुके हैं। और आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हो इंडेफिनेट? 10 साल की बेस पे? मेरे 10 साल के बेसिस पे। मेरे को 10 साल हो गए हैं यूके में रहते हुए। नो प्रॉब्लम भाई। आप 10 साल पूरे करते हुए अपनी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन कर रहे हो सेट LR के तहत, लेकिन जो आपकी मिसेज है क्योंकि उसने अभी यहाँ पे 10 साल नहीं गुजारे, वो आपके डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेगी एज ए डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनेट। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप दोनों अपनी इकट्ठी एप्लीकेशन भेज देंगे, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपके मिसेज का वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा, तो वरना और आप इकट्ठी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे और जो आपकी मिसेज है वो आपकी द डिपेंडेंट ऑफ द ILR अप्लाई करेगी। लेकिन दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना बाय पोस्ट भेज दें, जब आपको वीज़ा लग के आ जाएगा तो उसके बाद जब आपको इंडेफिनेट होगा तो आपकी मिसेज आपके डिपेंडेंट के तौर पे सेम डे भी जा सकती है और बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। नाज़रीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं राजवीर बोल रही हूँ। जी राजवीर। हाँ जी, मुझे ना अपनी मम्मी को स्पॉन्सर करना है, तो मेरे पास मैं सेविंग मुझे स्टेटमेंट बेचनी है, उसके साथ मैं ओवरड्राफ्ट की लगा सकती हूँ स्टेटमेंट। उसके साथ क्या लगा सकती हैं आप? सेविंग अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैं ओवरड्राफ्ट की स्टेटमेंट लगा सकती हूँ। ठीक नहीं, जब अगर आपने अपनी मम्मी को स्पॉन्सर करना है तो उसमें आप वो चीज़ें दिखाएं या हैं होनी चाहिए कि आपके पास जो सेविंग है या आपके पास पैसे हैं। जो ओवरड्राफ्ट है वो बेसिकली आपको फैसिलिटी दी गई है बैंक की तरफ से, वो आपकी मनी नहीं है, इसलिए उसका दिखाना या ना दिखाना कोई इतना मैटर नहीं करता। आपने सिर्फ ये साबित करना है या ये प्रूव करना है कि मेरे पास अपनी बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, अगर मेरी मम्मी या माई मदर यहाँ पे आती हैं तो उसको यहाँ पे रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसको मेंटेन अकोमोडेट कर सकती हूँ, इसको वीज़ा दिया जाए। लेकिन अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 1000, 10,000, 15,000 भी है तो वो आपकी मनी नहीं है, वो बैंक की मनी है, इसलिए उसका कोई इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आपके पास है, लगा दें। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस पर रिलाई करने की कोशिश करें कि जो आपके पास अपनी मनी वो सेविंग में हो, करंट अकाउंट में हो, वो एक बैंक में पड़ी है, 4 में पड़ी है, उस पर रिलाई करें ताकि आपके केस को स्ट्रांग हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था तो फिर मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रिटिश लड़की से शादी की थी, तो अभी मुझे वीज़ा मिला है लीव टू रिमाइन, तो उसका मुझे पूछना था कि मुझे कितने अरसे बाद इंडेफिनेट मिलेगी और फिर मैं कितने अरसे बाद ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ। जो मेरा वीज़ा उस पर नो पब्लिक फंड है। आपकी मिसेस की क्या नेशनलिटी है? वो ब्रिटिश नेशनल। ठीक, अगर आपको ब्रिटिश के डिपेंडेंट वीज़ा मिला है तो आपको 2.5 साल का मिला होगा, इसके बाद आपको एक एक्सटेंशन लेना होगी, तो टोटल 5 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी जो जुलाई 2012 के बाद जो भी एप्लीकेशन डालेगा और जिसको भी फिर वीज़ा ग्रांट होगा और उसको 2.5 साल की 2 एक्सटेंशन लेना होगी, टोटल 5 साल पूरे करते हुए वो इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाइड करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने जी पूछना है कि मेरा कॉलेज जो है ना रिवोक हो गया है। ठीक। अच्छा, तो उसका पूछना है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट कितने की चाहिए और उसके साथ और कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए दोबारा अप्लाई करने के लिए। कॉलेज अगर रिवोक हो जाए विद इन 60 डेज आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेके वीज़ा अप्लाई करना होगा। इस सूरत में आपको 3 चीज़ें, नंबर 1 आपके पास कैश लेटर है जो कि नए कॉलेज का एडमिशन, नंबर 2 आपके पास मेंटेनेंस फंड जो कि 2 माह के लिए, अगर सेंट्रल लंदन हो तो 2000 पाउंड, अगर आउट ऑफ लंदन हो तो आई थिंक 1800 पाउंड्स। इसके साथ साथ थर्ड जो रिक्वायरमेंट है कि आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट पास किया हो। वो जो भी जिस लेवल पे भी आप कर रहे हैं उसकी अपनी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कॉलेज में कर रहे हैं तो डिफरेंट कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, अगर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट है जो, लेकिन मैक्सिमम आपके पास B1 होना चाहिए, वो साथ मस्ट है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे उनसे बात करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे उनसे बात करेंगे, तो वो दोनों चीज़ें आपको बता देंगे कितना फंड्स आपको चाहिए और कौन सा इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ बैंक स्टेटमेंट आपको होनी चाहिए, तब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेजुएट साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। शुक्रिया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन ये था कि ये 9 जुलाई 2012 को रूल चेंज हुए थे ना जी, तो जिन्होंने एप्लीकेशन उससे पहले की हुई थी दिसंबर में, तो 9 जुलाई को रूल चेंज हुए, तो लेकिन उन्होंने उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीव जो पहले 3 साल की देते थे, लेकिन उन्होंने मतलब वो 2.5 साल की दे दी।
तो क्या उसको मैं अब तो काफी देर हो गई है, लेकिन ये कि दोबारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फैसला था अभी वो तो पुराने रूल के तहत होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नए रूल के तहत कर दिया। एप्लीकेशन मैंने 2011 में की थी, दिसंबर 2011 में। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की थी या आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन की थी? कोई ऐसा लॉ कोई नहीं था कि जो बंदा अप्लाई करे और उसको 2.5 साल का 3 साल का वीज़ा ही मिले, क्योंकि ये टोटली जो था ये सिर्फ और सिर्फ होम ऑफिस की अपनी डिस्कशन पार है। डिस्कशन का मतलब ये है कि आप 2 के अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आप क्वालिफाइड नहीं करते, लेकिन केस वर्कर ये समझते हुए, आपके हालात को देखते हुए, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, या जो आपकी सिचुएशन है उस पर आपके साथ फेवर देते हुए अपनी एक डिस्कशन पार यूज़ कर रहा है, और उसके बेस पे आपको 3 साल की लीव मिल रही थी। क्योंकि लॉ चेंज हो गया, अब हर बंदे को जो भी ग्रांट करेगा अब 2.5 साल की होगी। इसलिए इस बात को चैलेंज करना कि पुराने जो आपने मेरे साथ हमदर्दी करनी थी साल पहले, उस हमदर्दी के तहत मुझे कंसिडर किया जाए, शायद ये इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो बेस्ट होगा कि आप किसी सोल्सिटर के पास चले जाएं, बताएं, शायद आपको प्रॉपर एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। अगर कोई पाकिस्तान से लड़का या लड़की स्पाउस वीज़े पे आना चाहता है और वो उसका अगर उसका एप्लीकेशन किसी भी वजह से रिफ्यूज़ हो जाए तो उसको अपील का हक मिलता है या वो दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डालता है? अगर दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डालता है तो कितना ऐसा बार डाल सकता है? ये बिल्कुल, अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें रिफ्यूज़ हो जाए तो बिल्कुल आपको राइट ऑफ अपील है। आप फुल फ्लेज अपना उसको राइट अपील एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए वो उसको फ्रेश एप्लीकेशन टाइम वाला बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आप समझते हो कि जो अप्लाई किया था रिफ्यूज़ हो गया, वो कोई ऐसी चीज़ थी मिस कर दी, अपील में जाने का फ़ायदा नहीं है, दोबारा अप्लाई कर लें, तो यस ऑफ कोर्स वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट, कोई कैब, कोई बार नहीं है। जो फर्स्ट बिल्कुल आपको अपील का राइट मिलेगा, अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने अपील नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं फ्रेश अप्लाई करें, तो फ्रेश भी अप्लाई करते हैं। दोनों तरीकों से आपके लिए जो फ्लेक्सिबल हो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी मैं ना वर्क वीज़े पे आया था और फिर ILR ना मेरा रिफ्यूज़ हो गया था। वो केस जो भी है ना उसको अदालत में चैलेंज करके ना अब मेरा 7 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक। तो जब वर्क, अभी तो मैं वर्क नहीं अलाउड ना, पहले वर्क अलाउड था, उस वक्त मैंने ना बैंक से मुझे पर्सनल लोन उन्होंने दिया था। तो अब ना वो चूंकि मैंने बंद कर दिया है तो अब वो CCJ या यानी काउंटी कोर्ट में जो भी है कोर्ट में लेके जाएंगे मेरा केस। तो मुझे किसी ने बताया कि नेक्स्ट मैं 7 ईयर मेरे बच्चों के पूरे होंगे ना, जो मैं एप्लीकेशन वो करूंगा ना उसके अंदर इसकी प्रॉब्लम आएगी। अगर कोर्ट के आपने बैंक के कोई लोन डिफॉल्ट किया है ना तो अब वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी आपकी इमिग्रेशन की 7 ईयर की बेस पे अगर मैं बच्चों के लिए अप्लाई करता हूँ तो ये बता दें कि वो लोन का कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर अगर वो अदालत में जाते हैं तो? जी बिल्कुल, जिन्होंने आपको एडवाइस किया अच्छा किया, क्योंकि जो भी लोग जहाँ पे 7 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करेंगे उसमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, या आपने 3 जो मेन क्राइटेरिया है उनको फिल करना है। नंबर 1 के जो आपका यहाँ पे 7 साल यहाँ पे गुजार लिए। नंबर 2 आप अपने वापस कंट्री में जाके नहीं रह सकते। और थर्ड ये कि जब से आप यहाँ पे रहते हो अपने फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली यहाँ पे अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है, और आपका जो हिस्ट्री है या आपका जो कैरेक्टर है बड़ा नीट एंड क्लीन है। इसलिए अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा चीज़ उनको लगती है कि आपने प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसको फुलफिल नहीं किया, कोर्ट में आपको ले गए, कोर्ट ने आपके खिलाफ डिसीजन दे दिया, तो वो शायद आपकी कोई एप्लीकेशन जो फ्यूचर एप्लीकेशन होगी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी आपको एडवाइस है कि कोई इस तरह की चीज़ को अगर है तो उसको लुक आफ्टर करें, ताकि जब एप्लीकेशन करें तो इस तरह की चीज़ें जो डॉट्स हैं वो आपके एप्लीकेशन पे ना लगें। सो मेक श्योर करेंगे यस जो आपका सवाल था इस तरह की चीज़ें आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आपको तमाम चीज़ों से बड़ा केयरफुली आपको इसको डील करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम सबा है। जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरह होम ऑफिस ने कॉलेजेस के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज बंद हो जाए तो आगे फर्दर क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है?
ठीक, जो भी कॉलेज बंद होगा, लॉ ये कहता है कि आपको 60 डेज का लेटर आएगा। अगर कॉलेज बंद हो गया तो ऑटोमेटिक आप कंसिडर करना भी शुरू कर दें। अगर लेटर नहीं भी आता तो आप इमीडिएटली भी अपना नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या अगर लेटर आएगा तो विद इन 60 डेज आप बाउंड हैं कि आप नए कॉलेज में एडमिशन लें, कैश लेटर लें। कैश लेटर के लिए हमेशा कॉलेज वाले 2 चीज़ें आपसे मांगते हैं कि आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है, और नंबर 3 जो आपसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके पास मेंटेनेंस फंड्स होने चाहिए। अगर आप लंदन एरिया में होंगे तो 2 माह का जो कि 2000 पाउंड बनेगा, अगर आउट ऑफ लंदन है तो वहाँ का 1800 पाउंड होगा। ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ से पूछ लें कि मेरा मेंटेनेंस फंड्स कितना बनता है। आपको बैंक स्टेटमेंट 28 डेज़ की लगानी होगी जो कि रिसेंट होनी चाहिए। नंबर 2 आपको कैश लगाना चाहिए। थर्ड जो है वो आपको पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी चेक कर लें कि क्या जो सर्टिफिकेट आपने पहले पास किया था क्या वो जो बॉडी है या उस सर्टिफिकेट को होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो जो रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं या जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है इमिग्रेशन मैटर्स में, कुछ कॉलेजेस को उन्होंने स्टॉप किया है, वो किया है, सस्पेंड किया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे जो बॉडी हैं जो रेगुलेटरी बॉडी थी या जो ऑथोराइज कॉलेजेस थे टू प्रोवाइड द इंग्लिश सर्टिफिकेट, इंग्लिश ट्रेनिंग, उनको भी उन्होंने बैन किया है, उनको भी स्टॉप किया है। सो इसलिए मेक श्योर कर लें कि जो आपने सर्टिफिकेट पास किया है क्या उसको गवर्नमेंट या यूकेबीए एक्सेप्ट करती है या नहीं करता। अगर करते हो तो वेल एंड गुड, अगर ना करते तो फिर आपको इंग्लिश टेस्ट भी दोबारा पास करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इस 16 साल से यहाँ पे इंडेफिनिट पे हूँ। ठीक। तो पूछना चाहता हूँ कि अभी जो इंडेफिनिट पे हूँ तो कोई ऐसा कानून निकला है कि वो काम के लिए भी अगर आपका पासपोर्ट पे इंडेफिनिट नए वाले पासपोर्ट स्टैंप नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आप 16 साल से आपके पास से इंडेफिनिट है, तो अब सवाल क्या है कि आप काम कर सकते कि नहीं कर सकते? सवाल आपका ये अभी मैं काम कर रहा हूँ लेकिन काम वाले यूं ही परेशान कर रहे हैं। ओके। हेलो, मुझे आपकी आवाज आ गई, आप टीवी पे सुने, मेरा आंसर मैं देता हूँ आपको। जी देखें, आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया, आपके पासपोर्ट पे वो इंडेफिनिट एंडोर्स हो चुका है। अगर आपका पासपोर्ट वो एक्सपायर हो रहा है तो आप अपना नया पासपोर्ट बना के अपने नए पासपोर्ट पे इंडेफिनिट का जो वीज़ा है या इंडेफिनिट की जो स्टैंप है वो इंडोर्स करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट को इकट्ठा रख के भी अपना काम, जहाँ पे भी अपने ट्रैवल करना हो, काम करना हो, दोनों को दिखा दें कि ये मेरे दोनों पासपोर्ट्स हैं, मुझे का इंडेफिनिट मिला हुआ है और ये देखिए मेरा उस पर इंडोर्स लगा हुआ है, वो दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये होता नहीं है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर किसी सर्टेन रीज़न से कह रहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी भी एम्प्लॉयर को इस बात पे एम्प्लॉय को स्टॉप करना कि आपके नए पासपोर्ट पे वीज़ा इंडोर्स नहीं है, पुराने पे है, जब तक नए पे आप इंडोर्स नहीं कराओगे काम नहीं कर सकते, ये कोई नेचुरल प्रैक्टिस नहीं है, ना मैंने कभी ये सुना ना ये लॉ कहता है। इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को दोनों पासपोर्ट दिखा दें, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। या सेकंड एक और ऑप्शन है कि उसको बोलो कि आप मुझे काम करने की इजाज़त है या नहीं है, आप होम ऑफिस से कंफर्म भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कि एम्प्लॉयर चेकिंग सिस्टम। ये यूकेबीए की वेबसाइट पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म भेजेगा ईमेल के जरिए, विद इन 24 आवर्स उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जैसे इस बंदे को काम करने की इजाज़त है या नहीं है, इसलिए उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, ज़रा प्लीज़ मुझे तफसील से बता दीजिएगा। जी फरमाइए। 2009 में मुझे और मेरी बेटी को रेफ्यूजी स्टेटस मिला था। ठीक। तो उसमें ये है कि अभी अगस्त में इंशाल्लाह वो 5 साल तकरीबन पूरे हो जाएंगे, तो मुझे अप्लाई करना था
एक तो पूछना था कि फॉर्म कहाँ से लूँगी और कौन सा फॉर्म होगा, और दूसरे ये था कि उसे किसी वकील ही की मदद से हमें उसको पुर करना पड़ेगा या हम खुद भी कर सकते हैं, और क्या क्या कागजात लगा के मुझे वहाँ भेजने पड़े। अब कब ड्यू है आपका? इंडेफिनिट कब ड्यू है जी? इंडेफिनिट अगस्त में। यूके में स्पेशल इमिग्रेशन में काफ़ी सारी इमीडिएटली, रैपिडली और रेगुलर चेंजेस आ रही हैं। स्पेशल ये जो फॉर्म की बात है, ये फॉर्म हर 3 माह में तो लाजमी तौर पे चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आपने अगस्त में अप्लाई करना है, आज के दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है जुलाई में मुझे लगता नहीं कि चेंज होगा, लेकिन फिर भी मेरी आपको एडवाइस होगी कि वीज़ा जब अपने अप्लाई करना हो उससे 3-4 दिन या 10 दिन पहले आप फॉर्म प्रिंट करें ताकि आपके लिए कोई मसला ना बन सके। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप यूके बी की वेबसाइट पे जाएंगे तब भी वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, या आप किसी वकील के पास जाएंगे वो भी आपके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपने खुद करना है या वकील करेगा, बिल्कुल आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपको कोई क्लियर नहीं है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप सोलिसिटर के ज़रिए जाके उनके लिए भी फॉर्म फिल करवा सकती हैं या उनको भी यूज़ कर सकती हैं एज आपके रिप्रेजेंटेटिव। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? रिफ्यूजी पे जब इंडेफिनिट पे जाते हैं तो सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट देना होता है और प्रूफ करना होता है कि आप 5 साल आपने यहाँ पे रहे हो, रिफ्यूजी स्टेटस मुकम्मल कर लिया, और उसके बाद अब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फोटोग्राफ्स होंगे, आपकी बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि 5 साल आपने यहाँ पे रहे, वो प्रूफ होगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें अच्छी हैं, ना तो आपको इसमें कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और ना सेकंड इसकी कोई फीस होती है होम ऑफिस की, इसलिए ये 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। फिर भी नेक्स्ट मंथ के एंड पे अगर कोई चेंजेस ना आई मुझे कॉल कर सकते हैं या यूकेबी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरशद बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल ये करना था कि मैं 2000 में आया था यहाँ इस कंट्री में। ठीक। तो जैसे मैं आया था मैंने अपना असालम किया था। ठीक। और लेकिन उन्होंने असालम दिया नहीं मुझे। ठीक। क्योंकि मैं अंडर एज था उस वक्त। ठीक। 17 का था उस वक्त। उसके बाद जब मैंने 18 का हुआ उसके बाद उन्होंने अपना ना मुझे असालम दिया। ठीक। तो क्या कहते हैं, साल बाद ही अपना जब असालम दिया उसके बाद साल बाद रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। ठीक। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपना ना काफ़ी देर अपना क्या कहते हैं फिर अपील भी नहीं की अपने, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर 2011 में मैंने अपना ना लेगेसी का अप्लाई किया था। तो वो अपना 2013 में अपना उन्होंने 2 साल अपना केस रहा है अपना, क्या कहते हैं, फिर 2013 में रिफ्यूज करके भेज दिया। ओके, अब आपका सवाल क्या है? लेटेस्ट क्या है? सवाल ये है कि उन्होंने अपने रिफ्यूज कर दिया है और अब मेरे जो वकील है ना उसने अपना क्या कहते हैं, वो कह रहे थे कि कोर्ट में लेके जाएंगे हम अपना ना, उसने अपना होम ऑफिस को रिमूवल डायरेक्शन भेजा है। ठीक। तो अभी तक उनका आंसर नहीं आया। जनवरी में भेजा था अपना, 3 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने अभी। हाँ, तो अभी तक आंसर नहीं आया अपना। आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त? अभी वेट करना चाहिए या दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए? ठीक। रिमूवल डायरेक्शन आपके खिलाफ इशू हो गए हैं। आपके वकील ने उनको रिमूवल डायरेक्शन को कैंसिल करने के लिए हम उसको लेटर लिखा है कि इसका केस पेंडिंग था, लेगेसी में था, साइलम था, प्रॉपर को कंसिडर नहीं कर रहे। मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपने सोलिसिटर से कीप इन टच रहें, जो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस पर वो आपके केस को फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में नॉर्मली होता है कि अगर आप पर रिमूवल डायरेक्शन इशू हो जाए तो फिर आप उसको सिर्फ कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आपका केस रिफ्यूज़ हो चुका है। अब अगर आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, लीव नहीं है, तो कोई और ऑप्शन नहीं कि अपार्ट फ्रॉम कि आप अपर ट्राइब्यूनल में JR में जाएं और उनको बताएं कि ये मेरा केस था, प्रॉपर कंसिडर नहीं हुआ और इस पर मुझे रेमडी दी जाए। लेकिन अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हो तो अनफॉर्चुनेटली जिसके खिलाफ रिमूवल डायरेक्शन इशू हो जाए फिर वो जितना मर्जी टाइम गुजार ले, फिर उसके बाद के टाइम को वो काउंट नहीं किया जाता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करोगे उसके भी रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोशिश करें अपने सोलिसिटर से डिस्कस करें कि क्या अगर वो कहता है आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मुझे लगता है कि कोर्ट का जो ऑप्शन होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा इंस्टेड ऑफ मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस
स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, पर्सनल इंजरी क्लेम या किसी भी किस्म के लॉ से मुतल्लक आपको एडवाइस चाहिए, डिटेल या कॉन्फिडेंशियल, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से आपको रिप्लाई कर सकूँ। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। वसीम बोल रहा हूँ भाईजान। 2 बच्चे हैं, 6.5 साल का एक उम्र, एक ही 5.5 साल है। तो उनको ना फैलम के केस किया हुआ था, तो उसके बाद पे उनको 2.5 साल का मिला, 2.5 साल का अभी फर्स्ट टाइम। तो जब वो 10 साल का होगा तो हम डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। वो यहाँ पैदा हुए थे? जी जी, दोनों इधर ही पैदा हुए। जी बिल्कुल, आज के लॉ के मुताबिक अगर बच्चा यहाँ पैदा हो और 10 साल तक रह ले और उसके बाद वो क्वालिफाइड करता है कि उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया जाए। आपने यहाँ पे 6.5 साल का हुआ था, अप्लाई कर दिया। जो बाकी फैमिली है वो अपने नॉर्मल रूट में 2.5 साल की हिस्ट्री से अप्लाई करते रहेंगे। जो 10 साल का बच्चा होगा, यस अगर लॉ चेंज ना हुआ तो आज के दिन के लॉ के मुताबिक बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आपसे एक स्मॉल चीज़ पूछनी है अबाउट नेशनलिटी एप्लीकेशन। जो नेशनलिटी एप्लीकेशन में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है लाइक स्मॉल क्लेम कोर्ट में, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है और वो एक बंदा उसमें से चला जाता है, क्या कहते हैं, स्मॉल क्लेम कोर्ट में, तो उसका जो आउटकम है या उसका इवन कोर्ट में होना से कोई फर्क पड़ता है? जजमेंट हुई है अभी कि नहीं हुई? जजमेंट जी अभी जजमेंट नहीं हुई। ठीक। पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई नेशनलिटी की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरा कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अगर कोई स्मॉल क्लेम हो या माइनर हो, किसी किस्म की काउंटी कोर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन आपके नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे इफेक्ट करेंगी। इनडेफिनेट अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे तो फिर एक क्लियर डायग्राम चॉर्ट बना हुआ है। अगर आपका माइनर ऑफेंस हो तो आप 1 साल के लिए बैन है, नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई मीडियम टाइप है तो फिर 3 साल के लिए, अगर थोड़ा सीवियर हो तो 5 साल के लिए, लेकिन अगर इंतहाई सीवियर हो तो फिर आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ काउंटी कोर्ट की जजमेंट आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली फिर आप एक सर्टन टाइम के लिए बैन हो गए कि आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है फिर आप अपनी अप्लाई ना करें कि इसको फाइट करें। अगर आपके फेवर में आ जाता है तो फिर वेरी गुड, अगर नहीं आता तो फिर जो भी एक कैब है उसके बाद अप्लाई करें ताकि आपकी जो फीस है वो ज़ाय ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि मैंने FLRO का केस मेरा रिफ्यूज हो गया था जो मैंने कोर्ट से जीता है, तो उसके लिए जो मैंने जो है ना क्या कहते हैं कि उन्होंने मेरे, मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे एट सेम टाइम 8 to 9 PM ऑन वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।